हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारतीय शेयर बाजार में एक बड़े स्कैम का पता लगाया है। इस स्कैम के माध्यम से मुख्य तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे कि एसएमएस हो गया, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के भाव में उसकी कीमत में बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी। उसकी कीमत को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी ताकि अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसी वजह से आज ये पूरा जो विषय है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो स्कैम था, उस स्कैम को ऑपरेट कैसे किया गया, भारतीय बाजार को नियंत्रित किस तरह से किया जाता है और निवेशकों के लिए किस तरह के सुझाव हो सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जो स्टॉक मार्केट में घोटाला हुआ है, ये घोटाला क्या था, इस विषय पर बात करेंगे और ये घोटाला किस तरह से किया गया, इसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या था, इसका मेथड क्या था, उस मेथड को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे और निवेशकों के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, उन सुझावों को भी देखेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस घोटाले के बारे में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की थी, एक सेबी नाम की संस्था है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है, जिस संस्था का प्राथमिक कार्य भारत में ये है कि जो लोग शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के हितों की रक्षा की जाए और शेयर बाजार को, किसी शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट होने से रोका जाए। तो इस काम के लिए जो सेबी है वो भारत में तमाम शेयर्स के प्राइस को, उन पर नजर रखता है, उनकी निगरानी करता है। और इसी निगरानी को करते हुए एक बार सेबी को पता चलता है कि भारत में 5 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के शेयर की जो कीमत है और उनकी जो वॉल्यूम है वो लगातार असामान्य तरीके से बढ़ रही है। उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो असामान्य तरीके से बढ़ रहा है। ये और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये जो 5 कंपनियां थी, ये कंपनियां मुख्य तौर पर स्मॉल कैप कंपनियां थी, यानी कि इनकी जो कैपिटल थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन कंपनियों के शेयर की जो कीमत थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब इन कंपनियों के नाम है मौर्या उद्योग लिमिटेड, 7NR रिटेल लिमिटेड, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी लिमिटेड, जीबीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। तो इन 5 कंपनियों के जो शेयर थे, शेयर का जो प्राइस था वो अबनॉर्मल तरीके से ऊपर बढ़ रहा था। तो ऐसे में सेबी की नजर गई इन शेयर्स के ऊपर, इन कंपनियों के ऊपर, और सेबी ने अपनी जांच की शुरुआत की। और अंततः सेबी की जांच में ये पता लगा कि इन तमाम 5 कंपनियों के बीच जो ट्रेडिंग पैटर्न था, जिस तरीके से इन कंपनियों के शेयर को खरीदा जा रहा था, जो पैटर्न मौजूद था, उन पैटर्न में बहुत सारी समानताएं मौजूद थी, एक ही तरीके से खरीदा जा रहा था। तो जाहिर तौर पर सेबी के सामने चुनौतियां थी। तो ऐसे में सेबी ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि ये जो तमाम कंपनियां थी, इन कंपनियों के शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन शेयर के प्राइस में फेरबदल किया जा रहा था। और ये जो फेरबदल हो रहा था, वो फेरबदल जो था मुख्य तौर पर खरीद सिफारिशों से संबंधित एसएमएस से रिलेटेड था। वो कैसे था उस पर हम आगे बात करेंगे कि पूरा मेथड क्या था, कैसे लोगों को ठगा जा रहा था, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा था। फिलहाल ये जब पता लगा कि इस तरह का कोई स्कैम हो रहा है, और स्कैम में मुख्य तौर पर जो संदेश की अवधि थी, यानी कि जिस अवधि में, जिस पीरियड में एसएमएस भेजा गया था लोगों को, उसी पूरे पीरियड में जो इन कंपनियों के शेयर थे, शेयर की जो कीमत थी और ट्रेड जो वॉल्यूम था, उसी पीरियड में ट्रेड वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई। तो इन्हीं तमाम साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सेबी ने स्पष्ट कर दिया कि इन 5 कंपनियों के स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा था। अब मैनिपुलेट तो किया जा रहा था, मैनिपुलेट कर कौन रहा था? तो सेबी का मानना है कि तकरीबन 135 संस्थाएं ऐसी हैं जो इन कंपनियों के स्टॉक को मैनिपुलेट करने में शामिल थीं, और इस मैनिपुलेशन की वजह से इन कंपनियों को तकरीबन 126 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जो कि जाहिर तौर पर इन कंपनियों को ये फायदा हुआ है, इन संस्थाओं को ये फायदा हुआ है, तो जिन लोगों ने निवेश किया होगा उन लोगों को 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय जो शेयर बाजार के निवेशक हैं, उन निवेशकों को तकरीबन 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
और इसी नुकसान को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार में सेबी ने इन 135 संस्थाओं के प्रवेश को रोक दिया है। यानी कि इन 35 संस्थाओं से जुड़े जो लोग हैं वो अब भारतीय शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, भारतीय शेयर बाजार में पैसे नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा सेबी ने 226 अन्य संस्थाओं को नोटिस भी जारी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो 226 दूसरी संस्थाएं हैं, जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस मैनिपुलेशन से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा सेबी लगातार पिछले कुछ समय से इस तरह के लोगों पर कार्यवाही कर रहा है। बीते दिनों कई बड़े लोगों पर एक कार्यवाही की गई थी, कई सोशल मीडिया फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर इस तरह की कार्यवाही की गई थी कि वो अपनी वीडियोस में इस तरह के जो सुझाव दे रहे हैं, उन सुझावों के जरिए वो भारतीय शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इस पूरे घोटाले की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस घोटाले को अंजाम किस तरह से दिया गया, इसका मेथड क्या था, किस विधि का इस्तेमाल किया गया, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सेबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस घोटाले को एक प्री प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। ये जो प्लान था, इस प्लान में मुख्यतः 3 चरण शामिल थे। पहला चरण ये था कि पहले चरण के तहत मुख्य तौर पर 5 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया और उन कंपनियों के स्टॉक को बहुत बड़े लेवल पर खरीद लिया गया। और ये खरीदारी तब की गई थी जब कंपनियों के स्टॉक का जो प्राइस था वो बहुत निचले लेवल पर था। तो अब जो मैनिपुलेटर्स थे, जो लोग फेरबदल कर रहे थे, उन लोगों के पास बहुत कम दाम में, बहुत सस्ते दाम में एक कंपनी के बहुत बड़े लेवल पर शेयर मौजूद थे। अब दूसरा चरण था मुख्य तौर पर एसएमएस सर्कुलेशन का। इस पूरे चरण के तहत मुख्य तौर पर जो तमाम निवेशक थे, उन निवेशकों को बल्क में मैसेज भेजे गए। लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को एक साथ मैसेज भेजा गया कि आप इस शेयर को खरीद लीजिए, भविष्य में शेयर के जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने खरीद भी लिया, इन जो तमाम सिफारिशें थी इनको मान भी लिया। तो ऐसे में जब लोगों ने शेयर को खरीदना शुरू किया तो इसका प्रभाव ये रहा कि कंपनी के जो शेयर का प्राइस था वो तेजी से ऊपर जाने लगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। शेयर बाजार में भी यही नियम लागू होता है। जब निवेशक किसी शेयर को खरीदना शुरू करते हैं तो अपने आप ही उस शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर जाने लगता है। तो ये वाला दूसरा चरण था कि दूसरे चरण के तहत शेयर बाजार की जो उस कंपनी के शेयर का प्राइस था उस प्राइस को बढ़ाया गया। तो यहाँ पर दूसरा चरण पूरा हो गया। इसके बाद आता है तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम था ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग के तहत मुख्य तौर पर जब शेयर का प्राइस बढ़ गया तो जिन मैनिपुलेटर्स ने पहले शेयर खरीद रखे थे बहुत कम दामों में, उन्होंने उसी शेयर को बहुत ज्यादा दामों में बाजार में बेच दिया। तो इससे फायदा यह हुआ कि उन लोगों को बहुत व्यापक स्तर पर लाभ हुआ। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे थे जब उस कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपए था, तो आपने यहाँ पर 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन आप उस शेयर को मैनिपुलेट करते हैं, उस शेयर को के प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर लेके जाते हैं, और अब उन्हीं 10 शेयर का जो प्राइस है, एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपए पर पहुंच जाता है। तो अब आप क्या करते हैं, अब आप 100 रुपए के प्राइस है उस शेयर को मार्केट में बेच देते हैं। तो अब आपको फायदा कितना हुआ, 1000 रुपए। आपने 1000 रुपए कमाए, तो इस तरह से आपको कुल 900 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। तो इसी तरह से ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन जिन लोगों ने शेयर को मैनिपुलेट किया है इस मामले में, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर तकरीबन 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसके बाद जब उन लोगों को प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो जाने के बाद जो अमाउंट था उस पैसे को सभी जो शेयर होल्डर्स थे, सभी जो स्टॉक होल्डर्स थे, जो मैनिपुलेटर्स थे, उन लोगों के बीच अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये वो मेथड था जिस मेथड के माध्यम से शेयर मार्केट में इस बड़े स्कैम को अंजाम दिया गया था। तो ये इस मेथड की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में जो शेयर बाजार है, जो प्रतिभूति बाजार है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, उसमें मैनिपुलेशन को कैसे रोका जाता है। तो भारत में शेयर बाजार में एक हमने बात की थी सेबी की, तो सेबी इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? तो इससे संबंधित जो कानून है, सेबी एक्ट जो है, उसे 1992 में लागू किया गया था, और 1992 वाले एक्ट के माध्यम से साल 1998 में सेबी को स्थापित किया गया था। अब साल 1992 वाला जो एक्ट है वो कहता है कि भारत में एक इस तरह का बोर्ड होगा, इस तरह का आयोग होगा, जिस आयोग के पास भारतीय पूंजी
और प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने और उस बाजार के विकास को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मौजूद होगी। और इसी जिम्मेदारी के तहत निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी शामिल है। यानी कि ये सेबी की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि जो लोग शेयर बाजार में पैसे निवेश कर रहे हैं उन लोगों के पैसे सुरक्षित हैं, उन लोगों के जो पैसे हैं उन पर किसी तरह का मैनिपुलेटिव इफेक्ट नहीं डाला जा रहा, किसी तरह के मैनिपुलेटिव इफेक्ट के माध्यम से उनको नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो है सेबी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सेबी भारत में स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इस तरह के जो तमाम मीडिएटर्स हैं उन मीडिएटर्स को पंजीकरण भी करता है, उनका पंजीकरण करता है। इसके अलावा शेयर बाजार किस तरह से काम करेगा इस संबंध में मापदंड निर्धारित करता है, इससे जुड़ी शर्तें निर्धारित करता है। और इसके अलावा उसके कामकाज को नियंत्रित करने की शक्ति भी सेबी को प्राप्त है। इसके अलावा सेबी जो है उसको किसी स्टॉक के हेरफेर की जांच करने की भी शक्ति प्राप्त है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। यानी कि अगर सेबी को लगता है, सेबी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को अगर ये लगता है कि किसी के स्टॉक को, किसी कंपनी के स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो सेबी उसकी जांच कर सकता है। और जांच करने के बाद सेबी को किसी व्यक्ति या किसी स्टॉक को डीलिस्ट करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कि अगर सेबी ये पाता है कि किसी कंपनी के स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा था और उसमें जो लोग शामिल थे, सेबी उन लोगों को डीलिस्ट कर सकता है। वो लोग उसके बाद कभी भी मध्यस्थ के तौर पर पंजीकृत नहीं हो पाएंगे, कभी शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर सेबी किसी स्टॉक को डीलिस्ट कर देता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्टॉक कभी भी बाजार से पैसे एकत्र नहीं कर सकेगा। तो जाहिर तौर पर भारत में इस तरह के तमाम मैकेनिज्म मौजूद हैं जिन मैकेनिज्म्स के माध्यम से निवेशकों के हितों की रक्षा की जाती है। और निवेशकों के हितों की रक्षा की जानी जरूरी भी है, क्योंकि ये शेयर बाजार है वो विश्वास पर चलता है, क्रेडिबिलिटी पर चलता है। अगर हम निवेशकों का विश्वास बनाकर नहीं रखेंगे तो निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल लेंगे, और अगर निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल लेंगे तो इसकी वजह से हमारा जो शेयर बाजार है वो धराशाही हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब शेयर बाजार ऊंचा जाता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में शेयर बाजार को नियंत्रित करना, उसको मैनिपुलेट होने से रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो जिम्मेदारी है वो भारत में सेबी को दी गई है। तो ये तो सेबी की जिम्मेदारियों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में इस पूरे विषय पर निवेशकों के लिए किस तरह के सुझाव हो सकते हैं उन सुझावों पर बात करते हैं। तो भारत में हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से निवेशकों को किसी विशिष्ट शेयर, किसी स्पेसिफिक शेयर को खरीदने की सिफारिश की जाती है। ये जो सिफारिश है, ये जो गुमराह करने की कोशिश है, ये कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एसएमएस हो गया, कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए। इन तमाम चैनल्स के माध्यम से भारत में जो छोटे छोटे निवेशक हैं, जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हैं, उन निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में सेबी जो है वो लगातार निवेशकों से इस तरह का आग्रह करता है, उन्हें इस तरह का संदेश देता है कि वो एसएमएस या किसी भी वेबसाइट या किसी भी यूट्यूब चैनल से आई जानकारी के आधार पर बाजार में निवेश न करें और उन्हें केवल पंजीकृत संस्थाओं के साथ ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जो सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए आपका नुकसान कराने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। वो अपने प्रॉफिट के लिए आपके पैसे को बाजार में निवेश करवा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए बाजार में निवेश करने से पहले। इसके अलावा सरकार के लिए, सेबी के लिए एक काम ये हो सकता है कि वो जो तमाम निवेशक हैं उन निवेशकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला सकती है, वर्कशॉप शुरू किए जा सकते हैं, ताकि जो निवेशक हैं उन्हें इस संबंध में जागरूक किया जा सके कि उन्हें कौन सी मीडिएटर के साथ काम करना है और कौन से मीडिएटर के साथ काम नहीं करना है। तो ये इस पूरे विषय की निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय पूंजी यानी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप जानते हैं इसकी पीडीएफ हमारे
टेलीग्राम ग्रुप पर होगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।